हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 का पाठ ततारा वामीरो कथा पढ़ने जा रहे हैं। यह एक लोक कथा है। लोक कथा क्या होती है? लोक कथाएं वे कथाएं होती हैं जो किसी समाज या सभ्यता से संबंधित होती हैं, जो मनुष्यों के जीवन के अनुभवों, घटनाओं के आधार पर निर्मित होती हैं। ये मौखिक तौर पर उस समाज या सभ्यता में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कहने की प्रक्रिया द्वारा पहुंचाई जाती हैं। ये कथाएं किसी समाज, संप्रदाय या सभ्यता के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति की हो सकती हैं। इन कथाओं का मुख्य उद्देश्य उस सभ्यता, संस्कृति और समाज के ज्ञान को, नैतिक मूल्यों और जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाना होता है। हर देश में अलग अलग तरह की लोक कथाएं मौजूद हैं। ये कथाएं परिस्थितियों के अनुरूप होती हैं। उदाहरण के तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ों की मुश्किलों, त्योहारों, खान पान पर आधारित तथा समुद्री तटीय क्षेत्रों में वहां के पहनावे, खान पान, त्योहारों के अनुरूप होती हैं। इन प्रदेशों, देशों में यात्रा करने वाले जो यात्री होते हैं, वे इन कथाओं को सुनकर, समझकर अपने साथ ले जाते हैं और अपने समाज में पहुंचकर उसे अपनी बोलचाल की भाषा में प्रदर्शित करते हैं। ततारा वामीरो कथा, यह भी एक लोक कथा है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ के लेखक लीलाधर मंडलोई हैं। इनका जन्म छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में 1954 को जन्माष्टमी के दिन हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उस शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से इन्हें आमंत्रित किया गया। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। इनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहां के जनजीवन का सजीव चित्रण है। इन दिनों यह प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। ततारा वामीरो कथा, यह पाठ भारतीय द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप की घटना का चित्रण है। इसमें एक ऐसे प्रेमी और प्रेमिका की कहानी है जिन्हें समाज की रूढ़िवादी परंपराओं के समक्ष अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। जिस समाज में प्रेम का बलिदान माना जाता है, वह चिरस्मरणीय हो जाता है। यही कारण है कि तत्कालीन समाज में उनके सामने एक उदाहरण बनने वाले इस प्रेमी जोड़े को आज भी सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। कार निकोबार और लिटिल अंडमान एक दूसरे से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। यह कार निकोबार का एक सुंदर दृश्य है। ततारा वामीरो कथा, यह है अंडमान निकोबार पर के द्वीप समूह में कार निकोबार और अंडमान के विभक्त होने की लोक कथा है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति का केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला द्वीप समूह है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व निकोबार द्वीप समूह पर एक गांव था पासा। वहां पर ततारा नाम का एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था। निकोबारी उससे बहुत प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। वह अपने गांव में ही नहीं बल्कि समूचे द्वीपवासियों की मदद करता था। उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी
जिसके विषय में लोगों का मानना था कि उसकी इस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति है। उसके साहसिक कारनामों के कारण ही लोग उसकी तलवार को अद्भुत शक्तिशाली का होना मानते थे। एक शाम तारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। समुद्र से लगे क्षितिज पहले सूरज डूबने को था। समुद्र से ठंडी ठंडी बयारें अर्थात हवा आ रही थी। पक्षियों की सायकालीन चहचहाटें शणै शणै क्षीण होने लगी थी। उसका मन शांत था। विचार मग्न तारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरण को निहार रहा था। तभी उसे पास से एक मधुर गीत सुनाई पड़ा। वह उसे सुनकर मोहित हो गया, क्योंकि वह बहुत ही मधुर आवाज थी और वह एक प्रेम गीत था। वह उसकी ओर बढ़ने लगा, जिधर से वह ध्वनि आ रही थी। अचानक उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, जो समुद्र तट के किनारे सुंदर वातावरण को देखकर मधुर गीत गा रही थी। तारा एकटक उस सुंदर युवती को निहारने लगा। अचानक समुद्र की एक लहर से भीग जाने पर उस युवती का ध्यान टूट गया। उसने अपने सामने एक सुंदर युवक को खड़ा देखा और अपना गीत गाना भूल गई। तारा ने वामीरो को कहा, तुमने अपना गीत गाना क्यों बंद कर दिया? वामीरो, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? तारा, तुमने इतना मधुर गाना क्यों अधूरा छोड़ दिया? वामीरो, अजीब आदमी हो, एक ही राग अलाप रहे हो। मैं गाऊं या ना गाऊं मेरी मर्जी, तुम कौन हो? शायद तुम्हें इस गांव के नियम नहीं मालूम है। यह कहकर वामीरो जाने लगी तो तारा ने रास्ता रोक लिया। तारा, अपना नाम बताओ तो रास्ता छोड़ दूंगा। वामीरो ने कहा, वामीरो। तारा, कल आओगी ना? वामीरो, नहीं, शायद कभी नहीं। वह जाने लगी। तारा, वामीरो, मेरा नाम तारा है। कल मैं यही तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। और वामीरो चली गई। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस कर रही थी। उसके भीतर तारा से मुक्त होने की झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार तारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता था। उसने तारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक बहुत अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही तारा जब उसके सम्मुख आया तो वह अलग ही रूप था। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य एवं भोला। अब वामीरो केवल तारा के बारे में ही सोच रही थी कि वह कितना सुंदर, शक्तिशाली है। परंतु वहां के गांव का नियम था कि वे दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने उसको भूलना ही उचित समझा। उधर वामीरो भी केवल तारा के बारे में ही सोच रहा था कि आहा, वामीरो कितनी सुंदर है और कितना मधुर गीत गाती है। हाय, कब शाम होगी और कब मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा। इसी तरह वह रात बीती। दोनों के हृदय व्यथित थे। इस वह दिन उबाऊ था और शाम की वह दोनों ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह अचंभित था और साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले ही वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया, जहां पर वह वामीरो से मिलना चाहता था। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल उसका पहाड़ की तरह गुजर रहा था। दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर थे। वहां पर अचानक वामीरो
को देखकर ततारा खुश हो गया और वह लोगों से छिपते छिपाते एक दूसरे से मिलने के लिए आए थे। दोनों एक दूसरे को लगातार मौन निशब्द देखते रहे और अब वे रोज इसी तरह एक दूसरे के सामने आते और मूर्ति की तरह एक दूसरे को निहारते रहते। लपाती के युवकों ने इस मुंह प्रेम को भांप लिया था और यह बात पूरे गांव भर में फैल गई थी। दोनों के गांव अलग थे, अतः वहां की परंपरा के अनुसार उनका संबंध होना संभव नहीं था। इसके बाद ततारा के जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। वह दिन रात वामीरो के विषय में ही सोचता था, उससे मिलने के लिए तड़पता था। उधर वामीरो का भी यही हाल था। वह दोनों रोज मिलते थे, लेकिन उन दोनों का मिलना जुलना लोगों को अच्छा नहीं लगा। सब लोगों ने उन दोनों को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, क्योंकि यह सब उन लोगों के गांव की परंपरा के अनुसार गलत था। लोगों ने ततारा और वामीरो को गांव के नियम कानून समझाए और एक दूसरे से मिलने जुलने से मना किया, परंतु ततारा और वामीरो बिना किसी की परवाह किए मिलते रहे और उनका प्यार परवान चढ़ता रहा, मगर उनकी शादी ना हो सकी। एक समय ततारा के गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया। इस पशु पर्व में युवकों का शक्ति प्रदर्शन होता था। नृत्य, संगीत, भोजन आदि का भी प्रबंध किया गया था, परंतु ततारा का ध्यान तो वामीरो को तलाशने में ही लगा हुआ था। शाम से ही अन्य गांव के लोग भी वहां पर जुटने लगे थे। अचानक ततारा को लगा कि जैसे कोई पेड़ के पीछे से झांक रहा हो। नारियल की झुरमुट की ओट में यह वामीरो थी। वह ततारा को देखकर जोर से रो पड़ी। उसकी रुलाई ऊंची होती जा रही थी। ततारा कर्तव्य विमूढ़ सा उसे देखने लगा। आवाज सुनकर वामीरो की माँ भी वहां पर आ गई। उसने ततारा का खूब अपमान किया। ततारा के लिए अब यह सब असहनीय होने लग गया था। वामीरो का दुख उसके दुख को और गहरा कर रहा था। ततारा को मालूम न था कि उसे क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास ही उसका हाथ तलवार की मुठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ता ही जा रहा था। वहां पर के लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब ततारा को कोई राह ना सूझी तो उसने पूरी शक्ति के साथ तलवार को धरती में घोंप दिया, क्योंकि वह गांव वालों पर तलवार उठाना नहीं चाहता था और पूरी ताकत के साथ अपनी तलवार को धरती में खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब लोग घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी, वहां पर धरती के दो टुकड़े हो गए। ततारा एक तरफ था और वामीरो दूसरी तरफ। गड़गड़ाहट की आवाज से धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता चला जा रहा था। सभी भयाकुल हो गए। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। वे लोग सिहर उठे। अब ततारा नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से केवल एक ही आवाज निकल रही थी, वामीरो वामीरो वामीरो। उधर ततारा 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 वामीरो पुकार रही थी। लहूलुहान
ततारा ना जाने बहता हुआ कहाँ पहुंच गया। अब एक हिस्से पर ततारा था और दूसरे टुकड़े पर वामीरो और गांव वाले थे। ततारा को पता का कुछ ना पता चला। वह डूबता उतरता बहुत दूर चला गया। गांव के लोग उसे ढूंढते रहे लेकिन वह नहीं मिला। वह लहूलुहान हो चुका था और वह धीरे धीरे अचेत हो गया और उसे बिल्कुल होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि संयोगवश थोड़ा जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। उधर वामीरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी स्थान पर पहुंच जाती थी और घंटों बैठी रहती थी। उसने भी खाना पीना छोड़ दिया था। वह परिवार से एक तरह विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु उसका कोई सुराग न मिल सका। आज ना ततारा है ना वामीरो, दोनों ही नहीं है, परंतु उनकी प्रेम कथा घर घर में प्रचलित है। निकोबारी मानते हैं कि लिटिल अंडमान ही वह भूखंड है जो ततारा की तलवार से कटा था। आज उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामीरो की त्यागमय मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। धन्यवाद।